नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूपी के डीजीपी को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। आपको बता दें, आईपीएस विजय कुमार अब डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। विजय कुमार को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार मिल गया है। आपको बता दें, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है विजय कुमार। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक डीजीपी बने हैं विजय कुमार। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सस्पेंस लगातार बरकरार था, लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। विजय कुमार अब कार्यवाहक डीजीपी होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने हैं आईपीएस विजय कुमार। विजय कुमार को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। और आपको बता दें कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार। तो यहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी यहां पर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल इस दौरान सामने आएंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि आखिरकार पूर्णकालिक डीजीपी क्यों नहीं बन रहा है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, यहाँ पर जो सस्पेंस है वो खत्म हो गया है। विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पूर्णकालिक डीजीपी आखिरकार उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की तैनाती हो, जिसको लेकर जब आरके विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे, जिस दौरान डीएस चौहान वो भी उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी थे, जब वो रिटायर हुए तो उस दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सीनियरिटी के आधार पर उत्तर प्रदेश के स्थायी डीजीपी हो सकते हैं, उनका पैनल केंद्र को भेजा गया था। हालांकि केंद्रीय बोर्ड से अभी तक जो स्थायी डीजीपी है उसको लेकर अपनी मोहर नहीं लगाई है, जिसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की तैनाती नहीं हो सकी है। लगातार 3 बार से यह तीसरा ऐसा मौका है जब उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर तैनाती की जा रही है। हालांकि इसके पहले चाहे वो डीएस चौहान रहे हो, जो उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया, उसके बाद जब आरके विश्वकर्मा आए तो उनको भी कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज दिया गया। अब 1988 बैच के आईपीएस अफसर विजय कुमार को भी कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश में तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2017 के बाद अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो चल रही हैं, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, बुलडोजर एक्शन हो, जो 61 माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की है उसको लेकर कार्रवाई हो, लगातार जारी है। चूंकि जो भी चुनाव हुए, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, 2019 का लोकसभा, या फिर उसके बाद जो पंचायत चुनाव हुए 2022 का, उसके बाद हुए, सभी में शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश भर में चुनाव पुलिस ने किया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं पुलिस तो मुखिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि आज उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा रिटायर हो रहे हैं, हमसे थोड़ी देर बाद यूपी पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विजय कुमार, जो कि कार्यवाहक के तौर पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, वो अपना चार्ज लेंगे और वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा अपना कार्यभार उनको सौंपेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर से कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था शुरू होगी। हालांकि अगर हम विजय कुमार की बात करें तो 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, लगातार चाहे वो डीजी विजिलेंस के तौर पर रहा हो या फिर डीजी सीबीसीआईडी के तौर पर रहा हो, कई ऐसी जांचें हैं जिनको महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने निपटाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बेहतरीन अफसरों की लिस्ट में है, ईमानदार अफसर माने जाते हैं। अगर हम उनकी बाकी प्रोफाइल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी जिले से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है, उसके कप्तान भी रह चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कप्तान रहे हैं। कई महत्वपूर्ण पद हैं जिनको लगातार वो संभालते रहे और बेहतर कहीं न कहीं एक जो स्तर की परफॉर्मेंस होती है वो लगातार देते रहे। उनका नाम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की बिल्कुल। अब यहाँ पर कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। अब देखना होगा कि अब इसको सियासत क्या रंग रूप देती है, विपक्ष की तरफ से किस तरीके से हमला बोला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय मणिपुर दौरे पर है गृहमंत्री अमित शाह। आपको बता दें, हिंसाग्रस्त इलाकों का अमित शाह ने जायजा भी लिया है। मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही मणिपुर के मोरेह यानी कि भारत म्यांमार सीमा और कांगपोकपी क्षेत्रों का वो दौरा करने वाले हैं।
आपको बता दें मोरेह में कई स्थानीय समूहों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ वो बातचीत भी करेंगे। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही कांगपोकपी में नागरिक समाज संगठनों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। इम्फाल में सुरक्षा को लेकर भी वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक बैठक जो कि यहां पर की जानी है। तो गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। आपको बता दें 3 दिन का उनका ये दौरा आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन और इसको लेकर कई कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह के हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों का अमित शाह ने जायजा लिया है और आपको बता दें कि यहां पर तमाम पहलुओं को उन्होंने देखा है। मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह, ये भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें मणिपुर के मोरेह और कांगपोकपी क्षेत्र का वो दौरा करने वाले हैं। हालांकि बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी समीक्षा बैठक वो करते नजर आएंगे। तो अपने आप में आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह जिनके मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर वो मणिपुर में ही थे। वहां हिंसा हुई जिसको लेकर उन्होंने जायजा लिया है और किस तरीके से स्थिति फिलहाल बनी हुई है इसको देखते हुए भी उन्होंने तमाम तरीकों के बारे में चर्चा की, जानकारी जुटाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोरेह में कई स्थानीय समूहों के प्रतिनिधियों के साथ भी अब वो बातचीत भी करने वाले हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। कांगपोकपी में नागरिक समाज संगठनों के साथ वो बैठक करेंगे। इम्फाल में सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा बैठक यहां पर की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि मणिपुर में फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है, अब इसको लेकर मांग भी उठाई जा रही थी कि इसका संज्ञान तुरंत लिया जाए और इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे मणिपुर और वहां उन्होंने आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। तमाम जानकारियां इस दौरान जुटाई गई है अमित शाह के द्वारा। मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां भारतीय युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में केंद्रीय मंत्री पहुंची हैं। स्मृति ईरानी ने युवा की जमकर क्लास भी ली। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से सवाल कई पूछे गए हैं। आपको बता दें कि मंत्री का जवाब युवा मोर्चा के पदाधिकारी नहीं दे पाए, जिसको लेकर फटकार यहां लगाई गई है। यूपी में कितना राशन बंटता है, ये सवाल किया गया। क्या कुछ सवाल, अब इसकी जानकारी। हालांकि इस सवाल का जो जवाब है वो नहीं दे पाए, जिसके बाद यहां फटकार लगाई गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कई तीखे सवाल यहां पर किए गए स्मृति ईरानी के द्वारा, लेकिन जब जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में केंद्रीय मंत्री पहुंची और जब सवालों के जवाब यहां पर नहीं दिए गए तो युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को जमकर फटकार यहां पर लगाई गई। आपको बता दें कि यूपी में कितना राशन बंटता है, ये सवाल किया गया। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। मनीष, यहां पर स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि यूपी में कितना राशन बंटता है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए युवा मोर्चा के पदाधिकारी, जिसके बाद उनको फटकार लगाई गई। तो देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर स्मृति ईरानी ने जब ये सवाल किया कि यूपी में कितना राशन बंटता है, तो मंत्री के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाया, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि आपको बता दें कि इसके बाद स्मृति ईरानी ने फटकार लगाई है और उनकी जमकर क्लास भी ली है। आपको बता दें कि युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से इस दौरान कई सवाल भी दागे गए, कई सवाल पूछे गए स्मृति ईरानी के द्वारा, लेकिन जवाब यहां स्मृति ईरानी को नहीं मिला। मैं प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी के श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग की याचिका पर सुनवाई है।
आपको बता दें, नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। नियमित पूजा की मांग को लेकर आज कोई भी फैसला आ सकता है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, मस्जिद कमेटी ने दी है फैसले को चुनौती और वाराणसी जिला जज के फैसले को इसमें चुनौती दी गई है। 23 दिसंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच अब ये फैसला सुनाएगी। क्या कुछ फैसला आ जाएगा, देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज सुनवाई है और इस दौरान कई तरीके की जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग की याचिका पर आज सुनवाई है। पीयूष पांडे प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ उम्मीद जताई जाए, क्या आज फैसला आ सकता है इस पूरे मामले पर? फैसला आने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है, हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रख दिया है, मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। इंतजामिया कमेटी ने जिस तरह से इसका विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत किसी भी तरह से नए संशोधन नहीं होने चाहिए, इसमें जो जैसे चला आ रहा है वैसे ही चला रहना चाहिए। हालांकि हिंदू पक्ष का ये कहना था कि वहां पहले नियमित पूजा होती थी श्रृंगार गौरी की, बाद में एक आदेश के तहत उसको रोक दिया गया था। अभी भी साल में 1 या 2 बार इसकी परमिशन दी जाती है जिससे श्रृंगार गौरी में जाकर पूजा होती है। तो ऐसा दोनों तरफ से तथ्य रखे गए हैं, कई सबूत पेश किए गए हैं, कई अभिलेख रखे गए हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। उसको लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है। 4 बजे के करीब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद यह क्लियर हो जाएगा कि वाकई में वहाँ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा हो सकती है या नहीं हो सकती। बिल्कुल, और यहाँ पर देखना होगा कि क्या फैसला सुनाया जाएगा कि नहीं। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि 23 दिसंबर को हाईकोर्ट की तरफ से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। उसके बाद देखिए कितने महीने बीत गए, फैसला आ जाना है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला आएगा, लेकिन वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आज फैसला आ जाएगा या फिर कोई अगली तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। लेकिन कब तक ये मामला चलेगा पीयूष, बड़ी जानकारी, बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, जिस तरह से नए तथ्य, नए सबूत पेश किए जाते रहे, कोर्ट की तरफ से आगे तारीखें लगती रही, समय मांगा गया कुछ और नए तथ्य रखने के लिए, इसलिए सुनवाई लंबी हुई काफी। लेकिन अभी तो है पूरी तरह से पैकअप हो चुका है। आपको कह दूं, जितने भी सबूत और गवाह या उल्लेख रखने थे वो सारी चीजें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जा चुकी है। अब तो सिर्फ न्यायालय का इंतजार है फैसले का कि किस तरह फैसला वो देते हैं, यानी जो सबूत और गवाह रखे गए उनको किस तरह न्यायालय देता है या कितनी महत्वता समझता है उन गवाहों की और सबूतों की, उसको लेकर ही आज न्यायालय फैसला सुनाएगा। पूरी उम्मीद है, आपको बता दें कि 4 बजे के आसपास न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है, जिसके बाद नियमित पूजा होगी कि नहीं यह रास्ता साफ हो जाएगा। अगर हिंदू पक्ष में फैसला आता है तो नियमित पूजा करने दी जाएगी फिर, और अगर नहीं आता है तो फिर वहां पर जिस तरह से यथास्थिति बनी हुई है और रोक लगी हुई है वो रोक कायम रहेगी। चलिए पीयूष, देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, जेल में बंद तीनों शूटरों से एक बार फिर एसआईटी पूछताछ करेगी। लवलेश तिवारी, आशीष मौर्य, सनी से फिर पूछताछ होगी। प्रतापगढ़ जेल में बंद शूटरों से एक बार फिर से पूछताछ यहां पर एसआईटी के द्वारा की जाएगी। शूटरों से पूछताछ के लिए एसआईटी ने कोर्ट से अनुमति ली। आपको बता दें, 15 अप्रैल को कॉलवेन हॉस्पिटल में हत्या की गई थी मीडिया के सामने सरेआम, जिसके बाद से हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ भी यहां पर की जा रही है। लेकिन इसी बीच जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि शूटरों से पूछताछ के लिए एसआईटी ने कोर्ट से अनुमति ले ली है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, पहले भी एसआईटी की तरफ से 5 दिन लिया गया था पूछताछ के लिए, एक बार फिर से अनुमति ले ली है कोर्ट से एसआईटी की टीम ने। कितने दिनों के लिए? देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जेल में बंद शूटरों से एक बार फिर से पूछताछ होगी। एसआईटी की जो टीम है वो पूछताछ करेगी। यहां पर कोर्ट से अनुमति भी इसके लिए ले ली गई है। 15 अप्रैल का ये पूरा मामला, तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे।
15 अप्रैल को कॉल्विन हॉस्पिटल में सरेआम मीडिया के सामने यहां पर हत्या की गई थी और अब एक बार फिर से इन तीनों आरोपियों से पूछताछ यहां की जाएगी। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का कारनामा यहां पर देखने को मिला है। बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए बनवा दी सड़क, निर्धारित गाटा संख्या से 1 किसी दूर ये सड़क बनवाई है। आपको बता दें कि अवध चौराहे के पास सिंचाई कॉलोनी की दीवार भी यहां तोड़ी गई है। बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी दीवार यहां तोड़ी गई है। विभाग ने जांच कमेटी गठित की है। 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही एक्सीएन राजेश कुमार के प्रभाव में जांच आगे नहीं बढ़ी। शासन ने गाटा संख्या 1098 के लिए रोड स्वीकृति हुई और राजेश कुमार ने 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह सड़क बनवाई है। मुख्य अभियंता परिकल्प संजय खंडूजा ने जांच बिठाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक, ये बड़ा कारनामा यहां सामने आया है। अब इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखना होगा। राजेश कुमार ने 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर सड़क बनवाई, ये जानकारी मिल रही है। मुख्य अभियंता परिकल्प संजय खंडूजा ने अब जांच बिठाई है। क्या कुछ होती है इस पर कार्रवाई देखना होगा, लेकिन यहां एक बड़ा कारनामा। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए, जानकारियों से ले रहे हैं। संदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये सड़क बनी थी और सामने सड़क के आसपास जो है एक बिल्डर जो है अपने मकान बना रहा था। यानी कि साफ है कि इस बिल्डिंग को लाभ पहुंचाने के लिए, बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क का निर्माण कराया गया, जो कि गाटा संख्या 1 से 1 किलोमीटर दूरी पे बनाई जा रही थी। अवध चौराहे के पास में एक कॉलोनी बनाई जानी है। उस कॉलोनी को लेकर के सिंचाई विभाग के एक्सीएन है, उनकी अनुमति के अनुसार जो है पूरा कार्य किया गया। लाभ है क्योंकि बिल्डर को लाभ पहुंचाना था, इसकी वजह से इसकी जांच बैठाल दी गई है। यानी 15 दिनों के निर्देश दिए गए हैं और एक्सीएन राजेश कुमार हैं, उनको प्रभावी जांच के आगे की कार्रवाई की बढ़ाई गई है। यानी साफ है कि में इस निर्माण को कराने के लिए, एक बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरी सड़क बनवा दी गई है, जिससे कि खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, जिससे कि इनका सरकारी जो पैसे का दुरुपयोग है वो दुरुपयोग किया गया। यानी कि इस पूरे मामले में अब जांच बैठाई गई है और जांच 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगने के बाद आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर सड़क बनवाई गई है। 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर सड़क बनवाई गई, जहाँ पर निर्धारित किया गया था वहां नहीं बनाई गई। अब किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ेगी संदीप? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जांच बैठाई गई है, 15 दिनों की जांच है और जांच में एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अंतर्गत जांच होनी है। यानी साफ है कि बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए रोड का निर्माण कराया गया है। रोड का निर्माण इसलिए कराया की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे रेट पे बिकेगी। तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घालमेल किया गया है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन तो यहाँ बताया जा रहा है कि 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में यहाँ पर जांच बैठाई जाएगी और उस दौरान अगर रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे क्या कुछ कदम? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जब जांच बैठाई गई है तो इसमें रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट मांगने के बाद अगर 15 दिनों में रिपोर्ट नहीं आती तो विभागीय कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाएगी, जिसको लेकर के शासन स्तर पे अगर बात पहुंचती है तो निश्चित तौर पे इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए एक एक्सीएन ने पूरी जमीन बनवा दिया, यानी कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और इसमें दुरुपयोग के मामले की अगर बात करें तो सिंचाई विभाग के जो एक्सीएन है उन पे पूरे आरोप लगते हैं। यानी कि जो चीफ है संजय खंडूजा, उन्होंने जांच बैठाई है और इसके बाद से अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये बड़ी बात होगी। लेकिन साफ है कि कहीं ना कहीं विभाग के सरकारी तंत्र को, सरकारी पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है मनीष, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का कारनामा यहां सामने आया है। आपको बता दें, बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर सड़क बनवा दी गई। निर्धारित गाटा संख्या से 1 किलोमीटर दूर यहां सड़क बनवाई गई है। अवध चौराहे के पास सिंचाई कॉलोनी की दीवार यहां तोड़ी गई।
बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी दीवार तोड़ी गई है, ये जानकारी मिल रही है। विभाग ने जांच कमेटी गठित की है, 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि एक्सीएन राजेश कुमार के प्रभाव में जांच अब आगे नहीं बढ़ी। शासन से गाटा संख्या 1098 के लिए रोड स्वीकृति हुई। राजेश कुमार ने 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह सड़क बनवा दी। मुख्य अभियंता परिकल्प संजय खंडूजा ने अब जांच बिठाई है। अब इस दौरान देखा जाएगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाती है। लेकिन यहां आपको बता दें कि पहले भी जांच कमेटी बिठाई गई थी, लेकिन 15 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाती है जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, यह भी देखना होगा। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का यह कारनामा जो कि सामने आया है, बताया यह जा रहा है कि बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर सड़क बनवा दी। निर्धारित गाटा संख्या से 1 किलोमीटर दूर यहां सड़क बनवाई है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, ये बड़ा मामला है, यहां पर साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए यहां सड़क बनवाई गई है। निर्धारित गाटा संख्या से 1 किलोमीटर सड़क बनवाई गई। अब कार्रवाई किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि 15 दिन में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हालांकि जांच कमेटी जरूर बिठा दी गई है, जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का नाम लगातार कहीं कहीं किसी भी चीजों में आ रहा है, जिसमें जो बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क बना दी गई। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये अवध चौराहे के साथ जो सिंचाई कॉलोनी है वहां का मामला है, जहां पर दीवार को भी तोड़ा गया है। और ऐसे कहीं न कहीं आरोप अधिशासी अभियंता पर लग रहे हैं कि उन्होंने बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके के निर्माण कार्यों को कराया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर 15 दिन से लगातार जांच चल रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, बिल्कुल एसके, अब देखना होगा आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।